तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो बच्चों, आज बात करता हूँ मैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या सीएपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रैंक की। ठीक है ना, कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद जो है वो क्या चीज होती है, उसका चयन कैसे होता है और किस पद में किसी भी बल में इस पोस्ट के लिए कैसे हम भर्ती हो पाते हैं या भर्ती मिलती है हमें और हम ज्वाइनिंग लेते हैं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में विभिन्न बल हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, असम राइफल्स है। इसके बाद और भी बल जुड़े हैं, एनआईए भी जुड़ गया है, एनएसजी भी जुड़ा गया है, कोस्ट गार्ड्स हैं। ये लगभग लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधीन आती है, जिसका गृह मंत्रालय द्वारा संचालन किया जाता है। तो इतना तो आपको ज्यादा पता ही होगा। अब बात करते हैं कि इन सब फोर्सेस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या उनका जो है भर्ती प्रक्रिया रहती है, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए कि भाई किसी भी बल में हम एक मुख्य आरक्षी मंत्रालिक, जो हिंदी में इसका वर्णन अगर मैं करूं या हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो वो है, यह पद होता है कि मुख्य आरक्षी मंत्रालिक या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो बच्चों, बात करते हैं हम सीआरपीएफ की या सीआईएसएफ की, आईटीबीपी की, अपना बीएसएफ, सीआरपीएफ। इन केवल एसएसबी को यहां मैं अलग करूंगा थोड़ा सा, उसकी वजह है बताऊंगा मैं। इन सभी बलों में एसएसबी को छोड़कर एनएसजी को भी अलग कर लीजिए, आप एनआईए को अलग कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादातर डेप्यूटेशन पोस्ट है। एनआईए में डायरेक्ट एंट्री हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अभी तक तो नहीं मिल रही है ना। एनएसजी में तो डायरेक्ट एंट्री कैसे है भी नहीं, कोस्ट गार्ड में नहीं है, असम राइफल की ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इन सबको अलग करिए, बाकी हम फोकस करते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के ऊपर। तो इसमें जो इस पद की चयन प्रणाली है उसमें ऐसे ऐसे रहता है बच्चों की, कहीं कहीं किसी किसी में पहले रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद पीएसटी कराते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। किसी किसी में पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या डीवी और बाद में रिटन टेस्ट, ऊपर नीचे हो जाता है। वो अलग अलग नियम वाली है, सबके बलों की अपनी अपनी। लेकिन ज्यादातर क्या रहता है, पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डीवीपीएसटी होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है या कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। इन सभी बलों में किन किन में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी में। हाँ, इसमें एक और चीज है, संपूर्ण भारत के लिए होता है। कई बार कैटेगरी कैटेगरी में ये जनरल कैटेगरी को नहीं लेते हैं, यानी जो भर्ती निकलती है वो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए निकल जाती है, जनरल को कई बार मौका नहीं मिलता है। क्लियर आई बात समझ में अभी तक कि क्या है नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं एसएसबी, जिसमें मैं खुद भी एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पे तैनात हूं। तो बात करेंगे एसएसबी की कि ये इन सब बलों के मुकाबले इसका वर्णन मैं अलग से क्यों कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जानकारी बहुत अधिक है, इसलिए नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसकी जो चयन प्रणाली है वो बहुत ही अलग है, यूनिक है। क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा पीईटी। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसलिए ये भर्ती कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ टफ कैटेगरी में आ जाती है। आपने वैसे भी देखा होगा, एसएससी में सीपीयू में आप जाएं या एसएससी जीडी में आप जाएं तो एसएसबी की मेरिट नॉर्मली थोड़ी सी हाई रहती है। आफ्टर मेरे ख्याल से सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी तो पैरेलल है और सबसे ऊपर सीआईएसएफ की मानी जाती है। अगर सीपीयू की बात करें तो डीपीएसआई सबसे ऊपर काउंट होता है, लेकिन एसएसबी एक अच्छी रेंज में मेरिट में रहती है। तो पता नहीं इसका कारण, शायद क्योंकि ये यूपी बिहार बॉर्डर से टच करती हुई बाउंड्री की रक्षा करती है, इसलिए यूपी और बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं, एसएसबी की तरफ। बाकी ज्यादा इतना इसका इतनी प्रचलित नहीं है बाकी क्षेत्रों में। जैसे अगर हम डाउन साउथ जाएं, अगर साउथ में जाएं तो इतने ज्यादा इसको जानने वाले लोग कम ही हैं। तो बात करेंगे एसएसबी की जो चयन प्रणाली है बच्चों, सबसे टफ चयन प्रणाली अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की किसी भी बल में है तो वो एसएसबी में है। अब उसका कारण है पीईटी, और इसका बताऊंगा मैं कारण क्या है। कि पीईटी भी बहुत बिल्कुल आसान पीईटी नहीं है। कोई सोचे कि मैं बस भग लूंगा और हो जाएगा काम, नहीं भैया।
तो बात करेंगे, सबसे पहले होता है इसका रिटन। इसका रिटन में भी बहुत टफ चैलेंज है, क्योंकि 2 रिटन एग्जामिनेशन होते हैं। अगर नहीं पता है तो बता दे रहा हूं। पहला आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपकी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एस्से राइटिंग, इन सब की भी आपकी परीक्षा होती है लिखित। तो लगाइए आप भैया, क्या मतलब स्टैंडर्ड देखिए ना आप, रिक्रूटमेंट का स्टैंडर्ड क्या है। जो बच्चा इसमें क्वालिफाई करता है उसकी कॉल जाती है पीईटी के लिए। पीईटी यानी आपकी डीवीपीएसटी भी वहीं होगी, आपकी पीईटी भी वहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पीईटी की डेट यूपी एसआई की तरह अलग से आएगी, नहीं। डीवीपीएसटी होगी आपकी, और उसी के बाद जब आप डीवीपीएसटी क्वालिफाई करेंगे, आपकी पीईटी टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वहीं पर ही, ग्राउंड में ही। और जो पीईटी का जो मानक है वो इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है कि बच्चों तोते उड़ा देता है। इसमें 3200 मीटर रेस है आपकी, केवल 14 मिनट का समय है। 14 मिनट का समय, 3200 मीटर रेस फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो एग्जाम तो है भैया, हल्का एग्जाम तो नहीं है। और यही फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर है 8 मिनट में। तो रेस तो आसान नहीं है। दोनों ही श्रेणियों के लिए आप देख लीजिए तो बहुत कैडी टफ रेस है। आप खुद सोचिए, डीपी दिल्ली पुलिस सिपाही की जो एक रेस है वो 1600 मीटर 6 मिनट में है। 1600 मीटर 6 मिनट में, शायद अब थोड़ा बहुत उसमें संशोधन हो गया, 6:45 कर दिया होगा, ऐसा मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा, लेकिन 6 मिनट में है। और इसकी जस्ट डबल रेस कर दीजिए आप, उसको आप 14 मिनट दे दीजिए, तो भैया रेस 1600 मिनट ही नहीं मारी जाती, 1600 मीटर ही नहीं मारी जाती, तो ये तो 3200 मीटर है। तो इसलिए इस टेस्ट का जो जो चयन प्रणाली है वो बहुत जटिल है, कठिन कठिन है। लेकिन इससे फायदा ये मिलता है बच्चों कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो फिजिकल भी अच्छा मेंटेन है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी एक एवरेज है, वो उसको बहुत अच्छा बेहतरीन अवसर मिल जाता है। लेकिन एक और समस्या सामने ये आ जाती है कि इसमें साउथ का बच्चा ज्यादा आकर्षित नहीं होता, बहुत ज्यादा ईस्ट या वेस्ट साइड का बच्चा, इसमें यूपी बिहार का बच्चा बहुत ज्यादा कंपटीशन में उतरता है। यूपी में बात करें तो मुख्यतः पश्चिम यूपी का, क्योंकि आप जानते हैं कि मुरादाबाद, मेरठ, ये सब, शामली, बागपत, ये सब लगभग लगभग हब है लिपिक वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर लिपिक की तैयारी बहुत अच्छी कराई जाती है। कुछ प्रयागराज के हिस्से में भी कराई जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो कैंडिडेट्स आते हैं वो यूपी बिहार से निकल के, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स आते हैं यूपी से, बिहार से, हाँ हरियाणा राजस्थान से भी आपको कैंडिडेट कैंडिडेट तो आपको सब जगह मिलेगा, मतलब साउथ का भी आपको कैंडिडेट मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है, 90% यूपी बिहार ही इस पे काबिज रहता है पद पे। उसके बाद आपके रिटन एग्जाम हो गए, पीटी हो गई। पीटी में आप बता रहे हैं रेस होगी, आपकी हाई जंप होगी, आपकी लॉन्ग जंप होगी, मतलब इतनी जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, टाइपिंग टेस्ट आपकी 35 की स्पीड मांगते हैं अंग्रेजी में, या फिर आपसे हिंदी का ऑप्शन लेंगे, हिंदी की मांगेंगे 30 में। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप किसी में एक में भी टाइपिंग अपनी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही देनी पड़ेगी। शायद आगे प्रक्रिया में ऐसा जो है संशोधन लाया जा सकता है, क्योंकि अब सारा काम मोस्टली हिंदी में हो रहा है बलों में भी। गृह मंत्रालय के अधीन, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी राजभाषा का भी दायित्व है, तो गृह मंत्रालय चाहता है कि जितने भी उसके अधीन डिपार्टमेंट, विभाग है, वो उन सब में ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य हो। तो उसके बाद बात करते हैं आगे की। इसमें कंप्यूटर टेस्ट आपको अलग से एक और देना पड़ता है, जिसे हम ट्रेड टेस्ट कहते हैं, है ना। एक तो हो गई टाइपिंग, एसएसबी के अंदर बता रहा हूँ अभी मात्र टाइपिंग। टाइपिंग के बाद भी आपको एक और स्किल टेस्ट देना पड़ता है, जहां पर आपको एमएस वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। एमएस एक्सेल इतना ज्यादा नहीं करवाते हैं, लेकिन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की बहुत अच्छी आपसे एक सवालात होंगे, और उनको आपको हल करना पड़ेगा कंप्यूटर पर बैठकर ही। आपको ट्रेड टेस्ट के नाम से ये टेस्ट जाना जाता है। उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डीएमई जिसे हम कहते हैं। बहुत ही, ये भी एक जटिल टेस्ट है, इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, और किसी एक हल्का सा नुस्ख पाने पर भी आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है, या फिर रीमेडिकल कंडीशन ना होने पर निरस्त कर दिया जाता है आपका कैंडिडेचर। उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है। तो ज्यादा वैकेंसीज भी एसएसबी में नहीं निकलती है कंपेयर टू अदर फोर्सेस लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ। इनमें बहुत ज्यादा
जो है वैकेंसीज आ जाती हैं, 600 600 700 700 800 800 तक वैकेंसी आई हैं। लेकिन एसएसबी में नॉर्मली इतनी वैकेंसी नहीं आती, 150 तक ही जाती हैं, 100 150 125 80 90 ये पोस्ट इसलिए थोड़ी सी टफ बन जाती है। तैयारी बहुत अच्छी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अभी तक की सभी की कंपैरेटिवली चयन प्रणाली ये है जो मेरी जानकारी में है अभी तक। बाकी उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में इतनी ज्यादा जो है चयन प्रणाली में मतलब इतनी जटिलता नहीं है, वहां पर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का होता है तो वहां आपको क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। और इसके बाद आते हैं आपके पीएसटी पर, डीवीपीएसटी होती है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद आपकी पीएसटी यानी हाइट वेट चेस्ट, केवल इसी के ऊपर आपका निर्भर करेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पे होगा। उसके बाद आपकी मेडिकल, डिटेल मेडिकल होता है, बहुत अच्छा मेडिकल होता है। देखिए सेंट्रल फोर्सेज में मेडिकल क्यों क्यों होता है और हर साल होता है, आप अपॉइंट भी हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आपका पर ईयर आपको एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन पास ही करना पड़ेगा, वरना आपके सीआर रोल में एडवर्स मार्क रिमार्क्स दे दिए जाते हैं और उससे उसके अफेक्ट पड़ता है आपके प्रमोशंस पर, है ना। तो चीजें इस हिसाब से अपने आप को मेंटेन, फायरिंग भी होती है, हर हर साल आपकी एनुअल रेंज फायरिंग होएगी ही होएगी। चाहे आप किसी भी, आपने अगर वर्दी पहन रखी है सेंट्रल फोर्सेज में तो आपकी फायरिंग निश्चित रूप से होनी ही होनी है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं तो बाबू हूं या कुछ हूं, कोई नहीं। कलम चलाने से पहले आपको हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग भी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों की पे ग्रेड क्या है। भाई 12वीं क्वालिफिकेशन है, मात्र 12वीं पास होनी चाहिए आप। कोई आपके पास ओ लेवल की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। स्किल टेस्ट में ही पता कर लेते हैं कि आप कितने पानी में तैर रहे हैं। तो बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप की भर्ती होती है बच्चों। अक्रॉस दी कंट्री रिक्रूटमेंट चलता है, ऐसा नहीं है कि किसी स्थान विशेष के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इसकी तैयारी करिए आप, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी रिकग्नाइज्ड पोस्ट है, बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। फैमिली लाइफ भी अच्छी है इसमें, आप फैमिली को रख सकते हैं यदि आप कुछ सेंसिटिव लोकेशंस पर पोस्टेड नहीं है। अगर नॉर्मल एरिया में है तो फैमिली आप कभी भी रख सकते हैं, हमेशा रख सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन एक्सपेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, प्रमोशंस भी जल्दी जल्दी हैं, अच्छे प्रमोशंस हैं और सम्मानित पद है सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में। तो अभी के लिए इतना है, आगे मिलते रहेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे, है ना। यदि आपको कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, बताएं कि क्या करना है ना। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो भैया अब सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे इस चीज के लिए ज्यादा जो है उत्सुक नहीं है। यहाँ तो यूपी के अंदर तो बस यूपी एसआई बना दो, यूपी एएसआई बना दो। बच्चों ऐसा नहीं है, आपको सभी वैकेंसीज के लिए ट्राई करिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक भर्ती के पीछे भगेंगे, सफलता मिल सकती है, लेकिन कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज कर सके, अधिक से अधिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने की तैयारी करें और सफलता जरूर मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और मिलते रहेंगे ऐसे ही आप लोगों से, है ना। चलिए अभी के लिए बहुत है। जय हिंद दोस्तों।